हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि यूपी कैडेट और CUET BSc के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कम्प्लीटली क्लास अच्छे से देखेंगे आप लोग। तो चलिए क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। FeCl3 विलेन है। FeCl3 जैसा कि आप लोग जानते होंगे, FeCl3 को फेरिक क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, तो अम्लीय, इसका ऑप्शन जो दिया है अम्लीय, बेसिक, उदासीन, उभयधर्मी। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं अम्लीय क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अम्लीय उस पदार्थ के घोल को कहते हैं जिसमें अम्ल के गुण होते हैं। जैसे कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, इसका pH वैल्यू 7 से कम रहता है और वाटर में H+ आयन देते हैं। ठीक है, और इसका अम्लीय का एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, FeCl3। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा है क्षारीय, मतलब बेसिक। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे पदार्थ जिनमें बेस के गुण होते हैं, जैसे कि स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनका pH वैल्यू जो रहता है 7 से अधिक रहता है और पानी में OH आयन देता है। ठीक है, OH आयन देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा है उदासीन मतलब न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे पदार्थ या घोल को कहते हैं उदासीन, मतलब ऐसे पदार्थ या घोल को कहते हैं जो ना अम्लीय मीन्स ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ठीक है, ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। इसकी pH वैल्यू 7 ही रहती है। इसकी pH वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 7 ही रहती है। ठीक है, ये रेड और नीले लिटमस पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। और आगे क्या है? H+ और OH आयन की मात्रा बराबर रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल शुद्ध पानी या नमक का कुछ सामान्य घोल। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी, ऐसे पदार्थ जो परिस्थिति के अनुसार एसिड और बेसिक, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो स्टूडेंट, इन 4 ऑप्शन से आपको कोई ना कोई तो सही ऑप्शन लगा ही होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाता है, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय जो एसिडिक है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वैद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? वैद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो फर्स्ट है ऑस्टवाल्ड, नेनस्टर्ड, लैमार्क, फैराडे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑस्टवाल्ड ने नाइट्रिक एसिड बनाया था। ठीक है, अमोनिया को ऑक्सीकरण करके नाइट्रिक एसिड बनाया था। जो ऑस्टवाल्ड हैं वो जर्मन वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने 1909 में नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या है? नेनस्टर्ड, तो ये प्रसिद्ध सिद्धांत इक्वेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पोटेंशियल निकालने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, वो दिया था, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा क्या है? लैमार्क, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लैमार्क तो बायोलॉजी से संबंधित है, तो केमिस्ट्री में इनका कोई काम ही नहीं है। इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बायोलॉजी से संबंधित। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। लास्ट क्या है? फैराडे, तो इन्होंने क्या किया था? फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, वैद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था। तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D।
अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। K2SO4 इंटू Al2 ब्रैकेट SO4 and 3, ठीक है, क्या है? पूछ रहा है K2SO4 इंटू Al2 SO4 3 क्या है? तो स्टूडेंट देखिए, जटिल लवण, अम्लीय लवण, द्विक लवण, सरल लवण, ठीक है। तो देखते हैं हम जटिल लवण क्या होता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट, यह ऐसा लवण है जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन मीन्स सक्रिय आयन मौजूद होता है। ऐसा साल्ट जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन और उसके चारों ओर जुड़े लीजेंस होते हैं, ठीक है, उसे कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? KuFeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगला क्या ऑप्शन है? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। तो स्टूडेंट, यह पानी में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है जब किसी एसिड का पूर्ण न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। जब किसी एसिड का पूर्ण न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है तो यह पानी में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है, तब बनने वाले साल्ट को अम्लीय साल्ट कहते हैं, ठीक है। जब किसी एसिड का पूर्ण न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है तब उससे जो साल्ट बनता है उसे अम्लीय साल्ट कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, NaHSO4, ठीक है, सोडियम बाईसल्फोनेट, ठीक है, सोडियम बाईसल्फेट। और दूसरा एग्जाम्पल NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाईकार्बोनेट। अगला क्या ऑप्शन है? द्विक लवण, द्विक लवण, ठीक है, इसको देखते हैं। दो अलग अलग सेट्स मिलकर एक नया क्रिस्टलाइन साल्ट बनाते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि FeSO4 इंटू NH4 2SO4 इंटू 6H2O, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? मोहर लवण, ठीक है, मोहर लवण। और सेकंड ऑप्शन, सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O पोटास एलम, इसको हम क्या बोलते हैं? पोटास एलम। तो स्टूडेंट, अगला तो हमारा कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं, क्योंकि यही हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित हैं? ठीक है, धनायन का परमाणु क्रमांक, विद्युत अपघट्य तुल्यांकी भार, ऋणायन का परमाणु क्रमांक एंड धनायन वेग। तो देखते हैं धनायन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। धनायन किसी तत्व का आयन होता है, ठीक है। जो धनायन होता है, मतलब क्वेश्चन, किसी तत्व का आयन होता है, इसीलिए उसका परमाणु क्रमांक वही रहता है। जो परमाणु क्रमांक उसका रहता है वो सेम ही रहता है जो मूल तत्व का होता है, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल Na+, जैसे कि सोडियम आयन का परमाणु क्रमांक 11, ठीक है, तो सेम ही रहेगा क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। क्या हो गया? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और आयन बनने पर केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बदलती है, ठीक है, प्रोटॉन नहीं बदलेंगे। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला देखिए, बी ऑप्शन, विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। ये क्या है आपको पता है? ये फैराडे का नियम है, ठीक है। जो विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार है, फैराडे का नियम है, ठीक है। इनका फार्मूला पता है? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फार्मूला तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, ठीक है। एग्जाम्पल, Na का परमाणु भार 23 है और उसकी संयोजकता 1 है, तो तुल्यांकी भार ऑफ Na 23/1, ठीक है, तो इसका आंसर भी 23 ही रहेगा। अगला क्या है हमारा? ऋणायन या परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके,
अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। ऑस्टवाल्ड का नाम इससे संबंधित है। ऑस्टवाल्ड का नाम किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन वैद्युत वियोजन, तनुता नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, उत्प्रेरण, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ऑस्टवाल्ड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो वैद्युत वियोजन है उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, ओके। तो स्टूडेंट वैद्युत वियोजन का नियम स्वांटे अर्हेनियस ने दिया था, ठीक है। स्वांटे अर्हेनियस ने दिया था, तो ये तो दिया ही नहीं है ऑस्टवाल्ड ने, ठीक है। तो और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया है, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, ठीक है। मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। और उत्प्रेरण का नियम भी ऑस्टवाल्ड ने दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, तनुता का नियम। ऑस्टवाल्ड ने तनुता का नियम दिया है, ठीक है। इनके अनुसार विद्युत अपघट्य का आयनीकरण तनुकरण बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। इनके अनुसार विद्युत अपघट्य जो है वो आयनीकरण तनुकरण बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। अगला नंबर 6, मेथिल ऑरेंज लाल रंग देता है। किसके विलयन में मेथिल ऑरेंज लाल रंग देता है, ठीक है। देखते हैं किसके विलयन में मिलके और मेथिल ऑरेंज लाल रंग देता है। तो स्टूडेंट Na2 पहला ऑप्शन है, Na2CO3 विलयन में, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये तो विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। जो Na2CO3 विलयन है वो क्षारीय होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। फिनोल्फ्थेलीन को गुलाबी रंग देता है, ठीक है, ये गुलाबी रंग देता है। और मिथाइल ऑरेंज में ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, ठीक है। ये लाल नहीं करता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा NaCl। ये उदासीन होता है, ठीक है, ये उदासीन होता है। ये लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। ये लाल और नीले लिटमस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज में नारंगी रंग देता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में नारंगी रंग देता है। HCl के विलयन में मिलके क्या बनाता है, देखिए। HCl के विलयन में नीला लिटमस जो होता है वो लाल हो जाएगा, ठीक है। नीला लिटमस लाल हो जाएगा और लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मिथाइल ऑरेंज के विलयन में मिलके ये लाल रंग देता है, ठीक है। जो HCl है वो मेथिल ऑरेंज में मिलके लाल रंग देता है, ठीक है। अगला क्या है, KOH। ये मेथिल ऑरेंज में मिलके पीला रंग देता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही है, ठीक है। ऑप्शन C सही है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, नंबर 7 क्वेश्चन। एक दाब कुकर पाक समय को कम करता है क्योंकि ऊष्मा का वितरण और अधिक समरूप से होता है। उच्चतर दाब भोजन को और मृदु बनाता है। अंदर के जल का क्वथनांक उच्च हो जाता है। एक बड़ी ज्वाला का प्रयोग होता है। तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे, एक दाब कुकर पाक समय को कम करता है, ठीक है। देखिएगा, दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। जब दाब बढ़ती है तो पानी का क्वथनांक बढ़ता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा C सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज राइट। अंदर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर 8। निम्न में से किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो स्टूडेंट देखिएगा, जल में 1% ग्लूकोज, जल में 1% NaCl, जल में 1% सुक्रोज, जल में 1% यूरिया। तो जैसा कि
क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, जल में 1% सुक्रोज का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। यदि इसी को सॉरी क्या पूछ रहा है, किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो स्टूडेंट जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, यदि पूछे किस विलयन का क्वथनांक सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है, तो सुक्रोज है। ठीक है, सबसे कम क्वथनांक सुक्रोज का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 9, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोलर प्रभाज के बराबर होता है, यह नियम कहलाता है। ठीक है, हेनरी का नियम, राउल्ट नियम, ऑस्टवाल्ड तनुता, वांट हाफ नियम। ठीक है, पहला है हेनरी। देखिए हम हेनरी का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, जो नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा होती है वो उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला C समानुपाती P। तो इसमें C क्या होगा, C घुली गैस की सांद्रता और P गैस का दाब। ठीक है, अगला क्या है, राउल्ट नियम। तो राउल्ट नियम देखिए, किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन भी सेम ही पूछ रहा है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मोलर प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, राउल्ट का नियम है। ठीक है, ओके, ये राउल्ट का नियम है। उसके बाद ऑप्शन क्या है, ऑस्टवाल्ड तनुता। ठीक है, कमजोर विद्युत अपघट्य का आयनीकरण तनुकरण बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, अगला क्या है, वांट हाफ नियम। जो वांट हाफ नियम, ये वांट हाफ नियम किससे संबंधित है आपको पता है, अणुओं के विघटन या संगठन से संबंधित है। ठीक है, अणुओं के विघटन या संगठन से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, शुद्ध जल की मोललता है। तो स्टूडेंट शुद्ध जल की मोललता, देखिए स्टूडेंट हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि एक लीटर जल का द्रव्यमान कितना होता है आपको पता है, 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, 1000 ग्राम तो इक्वल टू जल का अणुभार बराबर 18 ग्राम प्रति मोललता। ठीक है, 18 ग्राम प्रति मोललता। उसके बाद इसीलिए ठीक है, फिर क्या करते हैं, 1000/18, 1000 यदि हम 1000/18 करेंगे तो 18 से डिवाइड करेंगे 1000 को। उसके बाद में क्या है, 55.6। ठीक है, आंसर हमारा आएगा 55.6। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 11, केवल ये ही कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। विलेय के अणु नहीं निकलेंगे, जटिल अणु आयन ये भी नहीं निकलेंगे, सरल आयन ये भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, केवल ये ही कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, विलायक के अणु। ठीक है, जो विलायक के अणु होते हैं बस वही अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 12, CaNO3 N2 के एक विलयन का हिमांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0
से कम, 0 से अधिक 20 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 0 डिग्री से कम। आंसर नंबर बी सही है। ठीक है, आंसर नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। दो द्रव्यों के स्थिरांकवादी मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रव्यों से कम होता है जब वह राउल्ट नियम से ऋण विचलन करता है, वह राउल्ट नियम से धन विचलन करता है, वह राउल्ट नियम से कोई विचलन नहीं करता है, या फिर वह संतृप्त रहता है। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ठीक है, जब किसी विलयन का वाष्प दाब, जब किसी विलयन का वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम से प्राप्त मान से अधिक होता है तो उसे धन विचलन कहते हैं। ठीक है, तो उसे धन विचलन कहते हैं। तो आंसर नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 14। ठीक है, 14। किसी विलायक का क्वथनांक जिसमें विद्युत अपघट्य विलेय है, किसी विलायक का क्वथनांक जिसमें विद्युत अपघट्य विलेय है, किसी विलायक का क्वथनांक जिससे विद्युत अपघट्य विलेय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बढ़ता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य विलेय बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 15। नंबर 15। किसी में से किसको निम्न में से किसको सही रूप में सहजात गुण कह सकते हैं? तो स्टूडेंट, ये इसका राइट आंसर एक विलयन का परासरणी दाब। ठीक है, एक विलयन का परासरणी दाब। ओके, नंबर 16। समुद्र के जल के नीले वर्ण का कारण होता है, समुद्र के जल के नीले वर्ण का कारण क्या होता है? जैसा कि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। देखिए, जल अणुओं द्वारा, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? नीले प्रकाश का समुद्र जल की अशुद्धियों द्वारा अपवर्तन, गलत। सेकंड, समुद्र जल द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन, ये भी गलत है। सी ऑप्शन, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, राइट आंसर। ठीक है, नंबर 17। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए, प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या कहलाती है, प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोलरता। ठीक है, मोलरता। तो ये क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन, प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या कहलाती है मोलरता। ठीक है, क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थिति विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, m बराबर n/v इकाई। ठीक है, इसकी जो इकाई है वो मोल प्रति लीटर है। ठीक है, इकाई जो है वो मोल प्रति लीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या है? देखिए, जल के 180 ग्राम में कितने मोल हैं? जल के 180 ग्राम में कितने मोल हैं? तो इसको निकालने का सूत्र क्या है हमारा? मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो 180 दिया है और मोल हो गया n। ठीक है, n मान लेते हैं मोल को, n बराबर 180 बटे 18। ठीक है, 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, 2H2O का मोलर द्रव्यमान 2 × 1 + 16
बराबर 18 ग्राम हो गया। ठीक है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान में इसको सेट करेंगे 180 बटे 18, तो 18 से 180 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 मोल। एंड क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा समांगीय तंत्र है? इनमें से कौन सा समांगीय तंत्र है? मटमैला जल, कंक्रीट, रोटी, शक्कर का जल में विलयन। तो इसका सही आंसर है शक्कर का जल में विलयन। शक्कर का जल में विलयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विलायक अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकलना क्या कहलाता है? विलायक अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकलना क्या कहलाता है? ठीक है, तो परासरण। विलायक मतलब विलायक अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकलना परासरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 21, परासरण दाब का निर्धारण किया जाता है। परासरण दाब का निर्धारण किया जाता है बर्कले और हार्टले विधि से, बर्कले और हार्टले विधि से, ऑस्टवाल्ड विधि से, साल्वे विधि से, हैबर विधि से। तो इसका आंसर है हैबर विधि से। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हैबर विधि से। 22, क्वेश्चन नंबर 22, राउल्ट नियम के अनुसार एक वाष्पशील पदार्थ के एक विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है विलायक के मोलर प्रभाज के, विलेय के मोलर प्रभाज के, विलेय के भार प्रतिशत के, विलायक के भार प्रतिशत के। तो राउल्ट नियम विलेय के मोलर प्रभाज से। ठीक है, आंसर नंबर बी सही है। आंसर नंबर बी सही है, विलेय के मोलर प्रभाज से। अगला क्वेश्चन नंबर 23, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांकों के उन्नयन का इसका अनुपात होता है। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांकों के उन्नयन का इसका अनुपात होता है। ठीक है, मोलरता, मोललता, विलेय का मोलर प्रभाज, विलायक का मोलर प्रभाज। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांकों के उन्नयन का इसका अनुपात होता है। तो इसका अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मोललता। देखिए, किसी विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, ये क्या होता है? किसी विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? M बराबर N सोल्यूट बटे W सॉल्वेंट प्रति केजी। ठीक है, यदि विलेय का मोल N और आयतन V हो तब पाई बराबर N RT बटे V, पाई बराबर N RT बटे V। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24, एक तनु विलयन के लिए राउल्ट नियम का कथन है। एक तनु विलयन के लिए राउल्ट नियम का कथन है। पहला ऑप्शन है, वाष्प दाब में अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। नहीं। ठीक है, और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। अगला क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी गलत है। अगला है, विलयन का वाष्प दाब विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर 1 बचा बी, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब Kl के जलीय विलयन में HglI2 मिलाया जाता है। ठीक है, HglI2
I2 क्या है? मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक आयोडाइड। ओके, तो देखिए हिमांक बढ़ जाता है या हिमांक घट जाता है या फिर हिमांक परिवर्तित नहीं होता है या क्वथनांक परिवर्तित नहीं होता है। तो क्या है देखिए, जब पोटेशियम आयोडाइड जलीय विलयन में मर्क्यूरिक आयोडाइड मिलाया जाता है तब यह घुलकर एक संकुल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड मर्क्यूरिक में मिलाया जाता है तब यह घुलकर एक संकुल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस अभिक्रिया में विलयन के कणों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। इस अभिक्रिया के दौरान विलयन के कणों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, इसीलिए वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते रहिएगा। इसलिए वाष्प दाब बढ़ जाती है, मतलब हिमांक बढ़ जाता है, ठीक है, वाष्प दाब बढ़ जाते हैं और वेंट हॉफ गुणांक I कम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, हिमांक बढ़ जाता है मतलब वाष्प दाब बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसमें विलयन का सांद्रण ताप से मुक्त होता है? निम्न में से किसमें विलयन का सांद्रण ताप से मुक्त होता है? मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा मोललता। तो इसको देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। m बराबर n/v, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है, ठीक है, मोल प्रति लीटर। और नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्य की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है, नॉर्मलता कहते हैं। n बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इसकी इकाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर m इंटू n, ठीक है, जिसमें से n हमारी नॉर्मलता हो गई, m मोलरता हो गई, n मतलब फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। और फॉर्मलता क्या है? यह 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम सूत्र, यह 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बताती है, ठीक है, n, ठीक है, द्रव्यमान की संख्या बताती। और मोलरता क्या है? विलयन की सांद्रता की वह इकाई है, विलयन की सांद्रता की वह इकाई है जिसमें विलेय के मोलों की संख्या को विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है? निम्न में से किसमें विलयन का सांद्रण ताप से मुक्त होता है, ठीक है। तो मोललता विलयन की सांद्रता की वह इकाई जिसमें विलेय के मोलों की संख्या को विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, मोललता, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 27, विलेय के प्रति किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या क्या होती है? ये तो हम लोग ने अभी पढ़ा है, विलेय के प्रति किलोग्राम आया ना, तो किलोग्राम किसमें भी आया था? मोललता में आया था, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोललता विलयन की सांद्रता की वह इकाई है जिसमें विलेय के मोलों की संख्या को विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम से विभाजित किया जाता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 28, निम्नलिखित में किसके मोलल जलीय विलयन का हिमांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसके मोलल जलीय विलयन का हिमांक सबसे अधिक होता है? यूरिया का, BaSL2 का, KBr का, Al2SO4 का, होल प्राइस का। तो पहला ऑप्शन यूरिया, देखते हैं। यूरिया जल में घुलकर आयन नहीं बनाता है, ठीक है। यूरिया जब जल में घोला जाता है तो आयन नहीं बनाता, इसलिए विलेय कणों की संख्या सबसे कम रहती है। यूरिया में विलेय कणों की संख्या सबसे कम रहती है, ठीक है।
अगला क्या है, BaSL2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। यह जल में घुलने पर 3 आयन बनाता है, ठीक है, यह जल में घुलने पर 3 आयन बनाता है, जिससे विलेय कणों की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्या है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। यह जल में घुलकर 2 आयन बनाता है, ठीक है, KBr जो है जल में घुलकर 2 आयन बनाता है। Al2SO4 का होल साइज, यह जल में घुलने पर 5 आयन बनाता है और इसका जो हिमांक रहता है सबसे कम रहता है, ठीक है। यदि ऐसा पूछा जाए निम्न में से किसके मोलर जलीय विलयन का हिमांक सबसे कम रहता है, तो हम ऑप्शन नंबर डी करेंगे, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यूरिया का सबसे अधिक रहता है। इतने 4 ऑप्शन दिए, इसमें से यूरिया सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, परासरण दाब किसके अनुक्रमानुपाती होता है? परासरण दाब किसके अनुक्रमानुपाती होता है? किसके 1/2 समीकरण, ठीक है, सांद्रण तथा दाब, सांद्रण तथा ताप, आंसर नंबर बी। ये किसका समीकरण, 1/2 समीकरण है, ठीक है, 1/2 समीकरण है। पाई बराबर पाई बराबर CRT, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 30, पूर्णतया अर्धपारगम्य झिल्ली जब एक विलयन और विलायक को पृथक करने के काम में लाई जाती है तब केवल यह पार जाता है, विलेय विलायक दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट, विलेय क्या होता है, वह पदार्थ होता है, विलेय वह पदार्थ होता है जो किसी विलायक में घुल जाता है, किसी विलायक में घुल जाता है और विलयन बनाता है। जैसे कि जल प्लस नमक विलेय, इसमें से विलेय नमक है, ठीक है। गलत हो गया ये तो हमारा, ठीक है, ये गलत है। विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें विलेय घुलकर विलयन बनाता है, जिसमें विलेय घुलकर विलयन बनाता है, जैसे कि नमक प्लस जल, इसमें से जल विलायक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। अगला क्या है हमारा, नंबर 31, निम्नतम क्वथनांक वाला यौगिक है, निम्नतम क्वथनांक वाला यौगिक है NH3। देखिए, क्वथनांक न्यूनतम नहीं होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, NH3 में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिस कारण से न्यूनतम क्वथनांक नहीं होता, ठीक है, गलत हो गया। इसके बाद में ASH3 ये क्या है, NH3 से कम होता है, इसका क्वथनांक जो होता है वो NH3 से कम होता है, तो ये भी गलत हो गया। और PH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ये न्यूनतम होता है, ठीक है, ये न्यूनतम होता है, ये भी गलत है, ये न्यूनतम होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिए, निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो इसका आंसर है संक्रमण तत्व, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, रंगीय धातु, ठीक है, इसका आंसर है संक्रमण धातु। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, देखिए 33, ठीक है, 33, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, यह एक उदाहरण है।
समांग उत्प्रेरण का, विषमांग उत्प्रेरण का, स्व उत्प्रेरक का, उत्पादित उत्प्रेरक का। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी, विषमांग उत्प्रेरण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 34। आधुनिक सिद्धांत के आधार पर किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता निर्भर कीजिए। क्या है? आधुनिक सिद्धांत के आधार पर किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता निर्भर कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, क्या है? अधिशोषण शक्ति पर उत्प्रेरक अभिकारकों को अपनी सतह पर अब्जॉर्व करता है। ठीक है, उत्प्रेरक जो होता है अभिकारकों को अपनी सतह पर अब्जॉर्व करता है, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो आंसर हमारा सही है इसके अणुभार पर। ठीक है, अणुभार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? देखिए, एंजाइम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एंजाइम जीवित कोशिकाओं द्वारा निर्मित जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं जीवित कोशिकाओं द्वारा निर्मित नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक। एंजाइम जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनसे निर्मित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36। इस व्यावसायिक विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता है। हाइबर विधि, डिकेन विधि, साल्वे विधि, लेड चैम्बर विधि। तो हैबर विधि क्या है? हैबर विधि में Fe उत्प्रेरक लगता है। ठीक है, हैबर विधि में Fe उत्प्रेरक लगता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर सही है हैबर विधि। ठीक है, हैबर विधि। सॉरी, इस व्यावसायिक विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता। हैबर विधि में तो Fe उत्प्रेरक लगता है। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाए। डिकेन विधि भी गलत है, लेड चैम्बर विधि भी गलत, तो साल्वे विधि। ठीक है, आंसर नंबर सी, साल्वे विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्प्रेरकों के वर्धन की क्रिया को साझा करते हैं। उत्प्रेरकों के वर्धन की क्रिया को साझा करते हैं। सतह पर रासायनिक बंधुता के कम होने से, सतह पर रासायनिक बंधुता के अधिक होने से, सतह पर मुक्त संयोजकताओं के कम होने से, सतह पर मुक्त संयोजकताओं के अधिक होने से। तो इसका आंसर है सतह पर मुक्त संयोजकताओं के अधिक होने से। ठीक है, सतह पर मुक्त संयोजकताओं के अधिक होने से। अगला है नंबर 38। तेलों की हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। Fe नहीं, MO नहीं, PT नहीं, निकेल। ठीक है, निकेल जो है, Ni जो है, वनस्पति घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा निकेल का उपयोग किया जाता है वनस्पति घी बनाने में। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, निकेल। क्वेश्चन नंबर 39। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, प्रकाश द्वारा आरंभ होती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश शोषित करती है। तो इसका आंसर है बी, इज राइट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक रहती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया। ठीक है, और क्लोरीन की अभिक्रिया। ठीक है,
सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया, जैसे कि H2+Cl2, ठीक है, तो इससे हमें 2HCl प्राप्त होगा, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें 2HCl प्राप्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 40। एक जीव रासायनिक उत्प्रेरक होता है। स्टूडेंट, एक जीव रासायनिक उत्प्रेरक होता है, तो देखिए जैव रासायनिक उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं, ठीक है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। तो स्टूडेंट एंजाइम नाम आ गया, ठीक है, एंजाइम कहते हैं क्योंकि इसे जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। तो क्योंकि इससे जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सही है नंबर 40 का आंसर सही है एंजाइम, एक एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम। तो स्टूडेंट आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। अगर आज की क्लास हमारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।